बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू ट्रूइट साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोसाइको सोशल मॉडल है। बाकी मॉडल्स को भी हम फर्दर डिस्कस करते ही जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और साइकोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें मिलती रहती हैं। बायोसाइको सोशल मॉडल की अगर बात करें तो ये हमारे तमाम सेमेस्टर्स में साइकोलॉजी की किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी पर्सन को ट्रीट करने के लिए या किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने से पहले हमें इन मॉडल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको तमाम मॉडल्स की जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। अच्छे तरीके से इन्हें आपने पहले ही कर लेना है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं और किसने इसे डिस्कवर किया था उसे जान लेते हैं। The biopsychosocial model was first conceptualized by George Engel in 1977, suggesting that to understand a person's medical condition, it is not simply the biological factors to consider, but also the psychological and social factor. इसमें 1977 में जॉर्ज एंगल ने इसे डिस्कवर किया था और इसमें कहा गया था कि अगर एक पर्सन मेडिकल कंडीशन में है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर तमाम जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही उस पर असरअंदाज हैं, इस वजह से वो बीमार है या वो मेडिकल कंडीशन का शिकार है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर कोई सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। The biopsychosocial model emphasizes the interconnection between biological, psychological and psycho-environmental factors. बायोसाइकोसोशल मॉडल में ये बयान किया गया था कि तमाम जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कुछ मसले हैं तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ जुड़े होंगे। इस तरह इनकी एक चेन होती है, यानी कि वो तमाम जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी इंसान में या किसी भी इंडिविजुअल में 3 तरह के जो सिस्टम हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आ जाता है बायोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजिकल और उसके बाद सोशल। और ये तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, और जो भी उसमें तमाम जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं उन पर तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एज इट इज़ आपको ये लाजमी अपने क्वेश्चन में ऐड करना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके क्वेश्चन का इम्प्रेशन भी इंक्रीज़ होगा और एक ये वाज़िया तौर पे आपके क्वेश्चन को एवेलुएट कर रहा है। तो आपने ये लाजमी अपने माइंड में रखना है। बहुत आसान सा डायग्राम है ये। अच्छा जी, पहले तो आपने देखना है कि जी पर्सन में बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं। उनमें देखा जाता है हमारी जो बीमारी की वजह हो सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है, हमारा वायरसेस, बैक्टीरिया और डिफरेंट काज ऑफ डिजीज़, ये तमाम जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में या बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर की मिसाल इसी तरह है कि हेल्दी बॉडी हैव अ हेल्दी माइंड। एक सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग रखता है। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मेंटल, इमोशनल, डिस्ट्रैक्शन और ये तमाम अटेंशन, हमारे जितने भी मोटिव्स हैं उनमें कोई मसाइल हैं, उसमें फिर किसी तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस, स्किल्स, कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, मेंटल हेल्थ, ये तमाम चीज़ें हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल में आ जाती हैं और हमने इनको भी अपनी इर्द गिर्द देखना होता है। अब एक पर्सन है वो हमारे पास आता है एज अ क्लाइंट, वो हमारे पास आता है तो हमने जस्ट उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को नहीं देखना बल्कि उसकी बायोलॉजिकल हेल्थ, उसकी सोशल हेल्थ को भी हमने देखना है कि क्या वो सोशली तौर पर ठीक है या उसकी कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो उस पर इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से वो बीमारियों का शिकार है, या उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ की वजह से वो बायोलॉजिकल हेल्थ की जो उसकी डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से तो नहीं है। इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप लोग क्लिनिकल सेटिंग्स में बैठेंगे तो आपने लाजमी पहले तो आपने उसकी बायोलॉजिकल हेल्थ को देखना है, उसके बाद आपने उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को देखना है और उसके बाद देखना है कि हाँ भी सोशल एक्टिविटीज़ की किस तरह से है, क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन में है या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो कि साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ में आ जाती हैं वो उसमें क्यों इन्वॉल्व है, या अगर कोई फ़िज़िकली तौर पर बीमार है तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी आपने लाजमी देखना है कि कहीं उसकी कोई डिप्रेशन की वजह से तो उसके स्टमक में प्रॉब्लम तो नहीं है। अक्सर जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है।
पेन होती है सर में, ये तमाम चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जस्ट उसके बाहर की कोई वायरस हुआ से या कोई उसका एनवायरनमेंट में मसला है इस वजह से ही वो डिस्टर्ब है, या उसके मौसम की तब्दीलियां हैं, या उसने खाने में कुछ ऐसा खा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि कहीं उसका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना होता है। लास्ट वन है जी सोशल में हमारे आ जाते हैं पीयर्स, फ्रेंड्स, रिलेशन, रिलेटिव्स। ये तमाम जो लोग हमारे साथ हर वक्त मौजूद होते हैं या हमारे करीबी होते हैं, उनको हम सोशल में ले आते हैं। अब सोशली देखें तो एक पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट है, वो डिप्रेशन का क्लाइंट है और उसमें डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। जस्ट हमने उसकी हिस्ट्री नहीं लेनी, बल्कि उसके साथ उसकी पीयर्स की, उसके इर्द गिर्द जो सबसे उसके करीब लोग हैं उनकी हिस्ट्री भी हमने लेनी है। उसको भी देखना है कि हाँ भी इस पर्सन को कोई जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे इन्वॉल्व हैं, कहीं ये सोशली डिस्टर्ब तो नहीं है, या इसके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ये उसकी मैरिज का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसके जो सिबलिंग्स हैं उनमें तो प्रॉब्लम नहीं चल रहा। इन चीज़ों को देखना है और तमाम चीज़ों को देखकर ही हम किसी भी नतीजे पे पहुंच सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन को असल जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है और क्यों हो रही है। तो ऐसे आपने तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बायो साइको सोशल मॉडल ये इसीलिए डिस्कवर हुआ था क्योंकि जस्ट एक पर्सन को हम एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं कर सकते कि जस्ट इस पे अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो जस्ट इस पे साइकोलॉजिकल ही इशू हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ में भी आपके डिस्टर्बेंस है तो आपकी पूरी जो सर्कल है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।